हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। पिछली वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 को कवर किया था, जहां पर हमने सिटीजनशिप के रिलेटेड आर्टिकल को यानी आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 को समझा, और हमने ये भी समझा था कि 26 जनवरी 1950 या उससे पहले कौन सिटीजन है और कौन नहीं, जो हमें आर्टिकल 5 से आर्टिकल 8 में से पता चलता है। जबकि 26 जनवरी 1950 के बाद ये सेम इंफॉर्मेशन हमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 से मिलती है। अब आप नागरिक तो बन गए, पर किसी भी इंसान को अपनी लाइफ डिग्निटी से जीने के लिए इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली और फिजिकली अपने आप को ग्रो करने के लिए कुछ बेसिक राइट्स, कुछ फंडामेंटल रूल्स की जरूरत होती है। नागरिकों को उनके अधिकार देने की शुरुआत इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने साल 1215 में की थी। उन्होंने अपने नागरिकों को कुछ बेसिक राइट्स दिए थे, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया, और भारत के नागरिकों को ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 से मिलते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। पार्ट 3 बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का वही पार्ट है जिससे हमको फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल मिलते हैं, यानी आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो आजादी मिलने से पहले ही फंडामेंटल राइट्स को लेकर काफी सीरियस थे। इनफैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1931 सेशन में ही फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रेजोल्यूशन पास किया था, और इस सेशन के प्रेसिडेंट थे सरदार पटेल, और ये सेशन हुआ था कराची में। इस रेजोल्यूशन में ये माना गया था कि हमारे देश के नागरिकों को फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन जैसे राइट मिलने चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव कि वो किस कास्ट, क्रीड, सेक्स और रिलीजन से बिलोंग करते हैं। इसीलिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो इस बात पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया कि हमारे देश के नागरिकों को कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। और क्योंकि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट्स से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसीलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स में अमेरिका के बिल ऑफ राइट की एक झलक दिखती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अकेले भारत के ही सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स देता है? जी नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एलियंस को भी फंडामेंटल राइट्स देता है। एलियंस वो लोग हैं जो किसी दूसरी कंट्री को बिलोंग करते हैं। हो सकता है कि वो इंडिया में किसी काम से आए हों, या फिर स्टूडेंट वीजा पर, या फिर टूरिस्ट वीजा पर यहाँ पर घूमने के लिए आए हों। और इन एलियंस को भी हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। या तो ये हो सकते हैं फ्रेंडली एलियन, या हो सकते हैं एनिमी एलियन। जिन देशों से इंडिया के अच्छे संबंध हैं, उन देशों के नागरिकों को हम फ्रेंडली एलियन कहते हैं, और जिन देशों के साथ इंडिया वार में है, उन देशों के नागरिकों को हम एनिमी एलियन कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत में रहने वाले लोगों को फंडामेंटल राइट्स देता है, पर फर्क सिर्फ इतना ही है कि आप अगर इंडियन सिटीजन हो तो आपको ज्यादा राइट और ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। और एलियंस में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंडली एलियंस को ज्यादा फंडामेंटल राइट्स देता है, एनिमी एलियन को कम देता है। यहाँ पर एक चीज समझनी जरूरी है, हर एक राइट जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है वो फंडामेंटल नहीं होता है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो भी राइट्स देता है उन्हें कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में से जो राइट्स हमें पार्ट 3 में से मिलते हैं उन्हें कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में से मेन डिफरेंस ये है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स के अलावा किसी भी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, किसी भी दूसरे राइट का अगर वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरह के चेंजेस से प्रोटेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर सरकार कोई भी ऐसा लॉ बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़खानी करे तो उन लॉज को कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड माना जाएगा। इस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ इंश्योर करता है कि चाहे देश में सरकार कैसी भी हो, कितनी भी तानाशाह हो जाए, फिर भी देश के लोगों की लिबर्टी, फ्रीडम और फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट रहेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स हैं
right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, right to constitutional remedies। इन फंडामेंटल राइट्स और इनसे जुड़े हुए आर्टिकल्स जो हम पढ़ते हैं तो हमें एक टर्म बार बार दिखती है और वो टर्म है स्टेट। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के सबसे पहले आर्टिकल यानी आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है। यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर यह कहा गया है कि लॉ मेकिंग बॉडीज और उन लॉ को इंप्लीमेंट करने वाली जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो सभी के सभी स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर पार्लियामेंट लॉ बनाती है और गवर्नमेंट उसे इंप्लीमेंट करती है। इसी तरह स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ये भी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और लोकल अथॉरिटीज जैसे म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट एक्सेट्रा ये भी स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉ को इंप्लीमेंट करवाते हैं, तो इन्हें भी स्टेट माना जा सकता है। इतना ही नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे कि LIC, ONGC एक्सेट्रा को भी हम स्टेट मानते हैं। तो ये सब इंडिविजुअली स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं अंडर आर्टिकल 12। और सुप्रीम कोर्ट के लिए तो वो एजेंसीज जो स्टेट के लिए काम करती हैं वो भी स्टेट के एम्बिट में आती हैं। तो आर्टिकल 12 में तो हमें ये जानने के लिए मिलता है कि स्टेट क्या है। अब देखते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़खानी करता है तो ऐसे लॉ को खारिज कर दिया जाएगा। और ऐसे लॉ को खारिज करने की पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर दे रहा है कि पार्लियामेंट जो भी लॉज बनाएगी सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को रिव्यू कर सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट अपने रिव्यू में ऐसा पाता है कि ये लॉज फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़खानी कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। अब यहाँ पर जब हम ये कहते हैं कि ऑल लॉज, तो यहाँ पर किस तरह के लॉज की बात हो रही है ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये वो लॉ हो सकते हैं जो कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए हों। ये ऑर्डिनेंस भी हो सकते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट या स्टेट गवर्नर इशू करते हैं। इसके अलावा कोई भी डेलीगेशन लेजिस्लेशन जैसे कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन पास किए गए हों, ऑर्डर्स, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एक्सेट्रा, इनको भी ऑल लॉज में कंसीडर किया जा सकता है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन का मतलब क्या है इसे भी समझिए। बेसिकली होता क्या है कि एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इंप्लीमेंट करना, बट कुछ केसेस में एग्जीक्यूटिव्स को भी रूल बनाने के लिए दिए जाते हैं। यानी जब इस तरह का वर्क एग्जीक्यूटिव करते हैं तो उसे कहा जाता है डेलीगेशन लेजिस्लेशन या फिर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। और अगर इन लॉज को अगर फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस करते हुए पाया गया तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत उसको वॉइड कर सकता है। पर क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को लेकर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता? तो पहले तो यही माना जाता था, पर एक लैंडमार्क केस ने सब कुछ बदल के रख दिया। ये केस था केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। इस केस में एक बहुत ही जबरदस्त बात निकल कर सामने आई। यहाँ पर कहा गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशल फिलोसफी पर बेस्ड है। हर एक फिलोसफी की दो मेन फीचर्स होती हैं, बेसिक्स और सर्कमस्टेंशियल। इस केस में कहा गया कि जब तक रिलीजन की फिलोसफी तब तक जिंदा रहती है जब तक उसके बेसिक फीचर्स इंटैक्ट हैं। हालांकि सर्कमस्टेंशियल फीचर्स यानी बाहरी फीचर्स समय के साथ चेंज होती रहती हैं। इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी फीचर्स ऐसे ही एसेंशियल हैं जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। इन फीचर्स को कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फीचर्स। ये हमें प्रियम्बल में देखने को मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में ये फैसला किया कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स को इस तरह चेंज करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स इंटैक्ट रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कोई फंडामेंटल राइट्स जो हमारी बेसिक फीचर का पार्ट नहीं है और उसको किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा चेंज किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई भी लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर फंडामेंटल राइट्स में ऐसे चेंज करता है जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फीचर्स हिल जाएंगी, तो ऐसे केसेस में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो या कोई भी लॉ हो
वो सब के सब नल एंड वॉइड माने जाएंगे। तो इस तरह हमने फंडामेंटल राइट्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा और साथ ही साथ आर्टिकल 12 और 13 को भी कवर कर लिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम राइट टू इक्वालिटी यानी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।